नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। और आज हम एक और नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का अपना चैप्टर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अंतर्गत हम जो है वो ये तीसरा चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीसरे चैप्टर की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, राजीविका अपना पहला टॉपिक है। पंचायती राज विभाग का जो है उसमें जो पहला है वो है राजीविका। तो राजीविका में क्या है कि सबसे पहले इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2010 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई। अब राजीविका जो है एक संस्था है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समूह आधारित संस्थागत अवधारणा के आधार पर ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ाना। ये क्या करती है? SHG बनाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करती है ये संस्था, और फिर उनको ऋण उपलब्ध करवाती है, उनको कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है, और इसके साथ साथ उनको अन्य जो भौतिक संसाधन है वो सारे प्रोवाइड करवा के ये कोशिश करती है कि इसके तहत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र जो है के जो लोग हैं उनकी जो आय है उस आय में वृद्धि की जा सके। अब लोगों की पहचान कैसे की? जो SHG जो बनेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनते हैं, उनकी पहचान के लिए उन्होंने सेक डाटा को रखा। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 जो हुई थी, उस सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंदर जो SC ST समुदाय के लोग हैं, इसके अलावा जैसे BPL हैं, अंत्योदय हैं, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, तो इन सभी के मिलाकर ये संस्था क्या करती है? इन सभी का एक ग्रुप बनाती है, एक सामाजिक समूह बनाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है। और वो जो ग्रुप होता है वो कोई ना कोई एक इकाई स्थापित करता है जिससे वहां वो महिलाएं, वो व्यक्ति जो है वो काम करके और अपनी जो इनकम है उसमें वृद्धि कर सके। इसके साथ अगर कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो ये जो मिशन था अब वो 2023-24 में इस मिशन पे 412.30 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने का प्रावधान किया गया 2023-24 में। और ये जो मिशन है वो मुख्य रूप से यही है कि जो ग्रामीण समुदाय है उसकी आजीविका में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरह से उसकी आजीविका में वृद्धि की जाए। इसके साथ साथ एक दूसरी स्कीम और भी है। तो आजीविका के तहत आपको दोनों स्कीमें याद रखनी है, एक NRLM और एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना, ये देखिए ये जो स्कीम है NRLM, ये केंद्र की योजना है। ये कहाँ की योजना है? केंद्र की योजना है। 2014 में ये प्रारंभ हुई थी, ठीक है। पर अगर हम इसकी बात करें तो ये राज्य की योजना है। ये कब की योजना है? राज्य की योजना। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, ये वर्तमान में राजस्थान के 9 जिलों के 36 ब्लॉक जो है उनमें ये योजना संचालित की जा रही है। और 23-24 में इस पे 56.73 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि राजीविका का मुख्य कार्य क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि करना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसकी जो फंडिंग की जो है, जो राजीविका की जो भी स्कीमें है, राजीविका का जो भी कार्य है, उसमें अगर फंडिंग की हम बात करें तो ये फंडिंग की आप जरूर याद रखें, 60-40 का इसमें रेशियो होता है। अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें राजीविका के कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की राजीविका के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, SHG के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, तो 5270 जो है वो BC सखी बन चुकी है अब तक। BC यानी बैंक कोरस्पोंडेंस। 5270 महिलाएं हैं, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कंप्यूटर की, और उन्हें BC बनाया गया बैंक का, ताकि वो बैंक से संबंधित कार्य संचालित करते ई मित्र जैसी स्थिति होती है। ठीक है, इसके साथ साथ 6006 महिलाएं जो है वो DG पे सखी का कार्य कर रही है। किस काम कर रही है? DG पे सखी का कार्य कर रही है। DG पे सखी जो डिजिटल पेमेंट में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मदद करती है, जो डिजिटल पेमेंट करने में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्या करती है? मदद करती है डिजिटल भुगतान में। तो इनको क्या बना दिया गया? 6006, 5270 तो BC, 6006 डिजिटल भुगतान के लिए DG पे सखी। इसके साथ साथ राजस्थली नाम से इनकी एक संस्था है, इनकी जो दुकान है
राजीविका की जो दुकान है राजस्थली नामक से, उसमें क्या है कि जयपुर और अन्य स्थानों पर जो है इसमें 16 खुदरा स्टोर बनाए गए हैं, जहां पर ये जो SHG द्वारा जो सामग्री बनाई जाती है उसके विक्रय के लिए उनको स्थान उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थली नामक जगह पे, राजस्थली नामक जो दुकानें हैं उन पे ये वितरण करते हैं। ये स्टोर है, खुदरा स्टोर है। 3.42 लाख महिलाओं का जो है वो सुरक्षा सखी के रूप में पंजीयन किया गया है, और महिलाओं की जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव नामक से एक अलग से स्कीम चालू की गई है, जिसके तहत 40,000 रुपए तक की राशि जो है वो महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए, अगर रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको कितने रुपए दिए जाते हैं? 40,000 रुपए दिए जाते हैं। और किस स्कीम से दिए जाते हैं? तो महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव नाम से एक बनाई गई है सहकारी समिति, और उस समिति के माध्यम से जो है वो 40,000 रुपए महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 271 कैंटीन भी स्थापित की गई है। तो कुल मिलाकर आजीविका जो है उसका जो मेन पर्पज ये है वो कैसे भी करके महिला उत्थान करना, और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है उनकी जो इनकम है उस इनकम में कैसे भी करके वृद्धि करना है। इसके लिए वो अलग अलग चीजें, अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे संस्थागत निर्माण, जैसे वहां पे किसी भवन निर्माण वगैरह इस तरह की चीजें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करते हैं, क्षमता संवर्धन का कार्य भी ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय समावेशन, यानी जो बैंक से दूर है उनको वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंक तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना, और आजीविका विकास और कन्वर्जेंस के माध्यम से अलग अलग योजनाओं में कन्वर्जेंस करके उनको लाभ दिलाना, और लाभ के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करना। तो ये जो है वो आजीविका राजीविका का मेन पर्पज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने वनधन विकास केंद्रों की स्थापना की है। वनधन विकास केंद्र, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये पर्सन कैसे आएगा कि राजीविका द्वारा स्थापित वनधन विकास केंद्रों की संख्या बताइए। तो 8 जिले हैं जिनमें 461 वनधन विकास केंद्र है। अब देखो, वनधन विकास केंद्र है क्या है कि आदिवासी जो समूह है ये लोग वनों से उपज जो है वो प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार की वनोपज को प्राप्त करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, वो बेचते हैं। तो उनके बेचने के लिए उन्होंने स्थान उपलब्ध करा दिया, उन्होंने दुकान टाइप में हो गया ये। ठीक है, वनधन विकास केंद्र, जहां पर उनकी ब्रांडिंग होती है और उनका वितरण होता है, उनका बेचान होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे दुग्ध उत्पाद विपणन और संवर्धन के लिए 2200 उत्पादन दुग्ध उत्पादन समूह बना दिए गए। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाई गई है। एक उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई गई है, जिसका मुख्य काम क्या है, दुग्ध उत्पाद बनाना। दुग्ध उत्पाद कौन कौन से होते हैं, जैसे मक्खन, पनीर, ठीक है, इस तरह की चीजें, आइसक्रीम भी बनाते हैं ये। इस तरह की चीजें जो है वो राजीविका के माध्यम से इन्हें उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा हाड़ौती, करौली और सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है उसमें हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है। ये क्या करती है, सोयाबीन और जो धनिया है कोटा और बारा क्षेत्र में उसके विपणन का और उसके प्रसंस्करण का कार्य भी करती है। तो कुल मिलाकर आपको याद होना चाहिए कि राजीविका बेसिक, ये RS में अगर हम देखें तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने लायक स्थिति है, क्योंकि राजीविका का काम क्या है और उनकी क्या उपलब्धियां रही है, ये सारी चीजें हमें जो है ना एक बार जरूर अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट में हम चले तो नरेगा 2023-24 नरेगा बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछने की संभावना नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट वो उन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि ये कब शुरू हुआ, क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन अपने लेवल पे भी नहीं पूछे जाते। अब पूछा क्या जाता है कि जो 23-24 का जो वर्ष था उस 23-24 में नरेगा में टोटल कितना व्यय हुआ। तो जो 23-24 है उसमें 9,411.22 करोड़ 9,411.22 करोड़ रुपया व्यय हुआ। ठीक है, इसमें प्रति परिवार है ना 100 डेज का रोजगार दिया जाता है। कितना रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और 5 किलोमीटर की जो परिधि होती है, जैसे जहां का आदमी रहने वाला है उससे 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर उसको क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है। ये बात आप थोड़ा सा याद रखें, ये मोस्ट है। 15 दिन में जब वो रोजगार के लिए डिमांड करता है तो 15 दिन में उसको रोजगार देना होता है। अगर मान लीजिए 15 दिन में रोजगार नहीं दिया जाता है, किसी कारण से कार्यकारी संस्था असफल होती है, तो उसको फिर क्या दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता कहां से दिया जाएगा, जो संस्था जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा उसकी आमदनी से बेरोजगारी भत्ता देने का इसमें
प्रावधान है। तो हम ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो अभी नहीं पूछी जाती है। हम बात करते हैं कि 2023-24 में इसका नरेगा का क्या सिनेरियो रहा। तो 9,411.22 करोड़ रुपए नरेगा में खर्च हुए। टोटल 3751.71 लाख मैंडेज मानव दिवस का सृजन हुआ। ये आंकड़ा याद रखना है, 9411 3751, ठीक है। और कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? 63.85 लाख परिवारों को क्या उपलब्ध कराया गया? रोजगार उपलब्ध कराया गया। 23-24 की बात हो रही है। 23-24 में मनरेगा योजना के तहत 63.85 लाख परिवार जो हैं उनको रोजगार जो है उपलब्ध कराया गया। उससे भी महत्वपूर्ण चीज, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करें नरेगा में, तो कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना में वर्ष 2023-24 में 100 दिन का कार्य पूरा किया? तो 5.09 लाख परिवार। याद दो चीजें याद रखनी है। पहली, कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो 63.85 लाख। और उनमें से ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा किया? तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? ऐसे परिवारों की संख्या है अपनी 5.09 लाख, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला अपना है हाँ भाई CMREGS। CMREGS सबसे पहले तो CMREGS का देखो क्या है। CMREGS जो था ना, जैसे नरेगा है, उस नरेगा की तर्ज पे ही पूर्व सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। उसका नाम था मुख्यमंत्री, पूरा नाम जो था इसका मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। CMREGS का मुख्य नाम था मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब इसमें क्या होता है, देखिए कि नरेगा में अभी जैसे अपन ने बात की, तो नरेगा में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है, पूरा एक्ट है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। हालांकि 60-40 का रेशो इसमें भी रहता है, ठीक है। लेकिन CMREGS जो है वो राज्य सरकार की स्कीम है। किसकी है? राज्य सरकार की। और राज्य सरकार ने कहा कि जब 100 दिवस का रोजगार पूरा हो जाएगा किसमें? नरेगा में, उसके बाद में हम रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। कितने? 25 दिन का। कितने दिन का? 25 दिन का रोजगार। एक सामान्य व्यक्ति को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना में? 25 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी दूसरी कैटेगरी का है तो उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध और करवाया जाएगा। तो 25 दिन का सामान्य व्यक्ति को, और इसके अलावा जैसे मान लो कोई दिव्यांग है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, या फिर जो शहरिया जनजाति जो कहां पे रहती है? 12 में। इसके अलावा कथोड़ी, और एक उदयपुर की जनजाति है खेरुआ जनजाति, ठीक है। इन 3 जनजातियों को जो है, और दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा CMREGS मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। तो बस नरेगा में और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि नरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है हर व्यक्ति को, और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने? 25 दिन का दिया हर व्यक्ति को। लेकिन अगर इन 3 कैटेगरियों में वो है तो फिर उसे क्या दिया जाएगा? 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। ये स्कीम जो है वो पिछली सरकार द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो इसमें से हमने लिखा खैरवा, 12, कथोड़ी, उदयपुर, और जो विशेष योग्य जन है उनको 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाएगा। अब अगर अब 23-24 में हम व्यय की बात करें तो 23-24 में इसमें 28 लाख रुपए खर्च हुए। 2023-24 में इस स्कीम के तहत 28 लाख रुपए खर्च हुए। बहुत कम लोग, हमने पीछे अभी पढ़ा ना कि मात्र नरेगा के अंदर 5.09 लाख परिवार थे जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा किया था, ठीक है। तो 23 लाख मानव दिवसों का इसमें सृजन हुआ, 0.23 लाख, और 2539 परिवार जो थे उन्होंने इस योजना का फायदा उठाया। 2539 परिवार ने इस योजना का फायदा उठाया। 25 दिन पूरे करने वाले जो परिवार थे उनकी संख्या थी 458। आपको 2 डेटा याद रखने हैं। पहली चीज कि किस इसके तहत जो रोजगार दिया जाता है वो कितने दिन का दिया जाता है, तो 25 और 100 हमने निर्धारित कर लिया। अब आपको यहाँ एक चीज ये जो मोस्ट है वो याद रखनी है, कितने लोगों ने 23-24 में जो है वो 25 दिन का रोजगार पूरा किया। तो वो लोगों की संख्या कितनी थी?
458। कितनी थी? 458। और कितने लोगों ने नरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा किया? तो उनकी संख्या थी 509। ठीक है, 509 लाख। परिवार, 100 दिन का रोजगार पूरे करने वाले परिवार कितने थे? 509। ठीक है। अब अगली योजना है मिशन अमृत सरोवर। पंचायती राज विभाग की एक और महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें क्या था कि जो आजादी का जो अमृत महोत्सव था, यानी 75वां वर्ष था आजादी का, उसके नामकरण के आधार पे प्रत्येक जो जिला था उसमें 75 जो है वो क्या बनाने थे? अमृत सरोवर बनाने थे। प्रत्येक जिले में एक ऐसे तालाब बनाने थे जो आइडियल हो, जो आदर्श हो। ठीक है, हर क्षेत्र में वो उनमें पानी की आवक भी होनी चाहिए। उनका क्षेत्रफल भी निर्धारित किया गया, जहां पे तिरंगा भी फहराया गया। हर प्रकार की सुविधाएं वहां पे होनी चाहिए। तो इस तरह से एक आदर्श तालाब जो है, जिसका नाम दिया गया क्या? अमृत सरोवर। तो प्रत्येक जिले में कितने बनाने थे? 75। तो 75 इंटू 33, ठीक है, तो 2475 जो है ना, वो टोटल राजस्थान का टारगेट था। एक जिले में कितने? 75। राजस्थान का कितना टारगेट था? 2475 टारगेट था। अब इसकी पात्रता की अगर हम बात करें कि कौन से बांध को, कौन से तालाब को उसमें शामिल करना था, तो उसकी जो क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए? 10,000 क्यूबिक मीटर क्षमता का पानी, भराव क्षमता होनी चाहिए। ऐसे नहीं छोटी सी नाडी को ले लिया, उसकी जो भराव क्षमता है वो 10,000 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 एकड़ का होना चाहिए, या फिर हम जैसे उसमें हेक्टर में बात करें तो 0.4 हेक्टर का होना चाहिए। 10,000 क्यूबिक मीटर भराव क्षमता हो और 0.4 हेक्टर उसका क्या हो? क्षेत्रफल हो, तो वो जो है ना वो किस में मान्य हो सकता है? तो वो अमृत सरोवर में जोड़ा जाएगा, अमृत सरोवर माना जाएगा। ठीक है, उसमें वो पात्रता इस तरह से उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ ये जो था, इसके अंतर्गत अपने को 3890 जो जल निकाय थे 2300, इसमें उनका इसमें क्या किया गया? चयन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन। देखिए ये नई स्कीम है। ये जो स्कीम है इसके पूछे जाने की ज्यादा चांस है। पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी की योजना है। और इसमें क्या है कि जो पीवीटीजी समुदाय है, जो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ जो आदिवासी समुदाय है, उसके समग्र उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। मतलब उसको हर तरीके से उसका उत्थान किया जाए, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, हर क्षेत्र में उसका उत्थान किया जाए। पीवीटीजी समुदाय के समग्र उत्थान के लिए जो है वो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना लाई गई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि क्या है पीएम जनमन योजना में। पीवीटीजी के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजना लाई गई है। इसका उद्देश्य जो 75 पीवीटीजी है, देखिए ये जो पीवीटीजी है उनकी टोटल संख्या कितनी है? 75 समूह है। कितने ग्रुप है? 75। उनका आपने को क्या करना है? समग्र उत्थान करना है। और इसके समग्र उत्थान में आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में कहां पे चल रही है। ये जो स्कीम है वो राजस्थान में सिर्फ एक जिले में है, 12, और 12 में एक जनजाति रहती है सहरिया। 12 की सहरिया जनजाति जो पीवीटीजी जो आदिम ग्रुप समूह में आती है, आदिम जाति समूह में आती है, उस पीवीटीजी समूह का जो है ना वो समग्र उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना लाई गई है। अब इस योजना में क्या है, जैसे 12 की जो 8 पंचायत समितियां हैं उनमें जो आवासहीन लोग हैं पीवीटीजी समुदाय, उनको पैसे दिए जाएंगे। तो कैसे दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए उनको आवास के लिए दिए जाएंगे, 12,000 रुपए उनको शौचालय के दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 22,950 रुपए उनको किसके दिए जाएंगे? नरेगा से। तो टोटल अगर हम बात करें तो 2,35,000 रुपए की उनको सहायता दी जाएगी। ये तो सिर्फ आवास की बात है। आवास के साथ साथ वहां पेयजल की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ उनका जो क्षेत्र है उसमें सड़क की सुविधा भी करवाई जाएगी। उनका जो शैक्षिक उत्थान के लिए उनके वहां पे विद्यालय की सुविधा भी होनी चाहिए। मतलब हर तरीके से उनका उत्थान करने के उनको सामान्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। अगर 2023-24 की हम बात करें तो 23,559 लोग जो है 23,559 लोग जो हैं वो इस योजना के लिए पात्र पाए गए
और सरकार ने 23,559 लोगों के सामाजिक उत्थान, जो पीबीटीजी समूह 75 है, उनके उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है आपका पीएम आवास। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो 20 नवंबर 2016 इसका स्टार्ट, जो इसका प्रारंभ जो था वो कब हुआ? 20 नवंबर 2016 में हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जो आवासहीन व्यक्ति है, आवासहीन व्यक्ति है या फिर जिसके कच्चा आवास है, दो कैटेगरी है। देखो अब यहाँ पे आपको बीपीएल बीपीएल से कोई मतलब नहीं है, या तो वो आवासहीन है या फिर उसका कच्चा आवास है। ऐसे लोग जो है उनको सरकार जो है वो आवास उपलब्ध कराएगी। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं, ठीक है। और इस योजना में चयन जो है ना, वो चयन किस आधार पे होगा? सेक 2011, यानी सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 जो हुई थी, उस जनगणना के आधार पर इसमें चयन होता है। तो जनगणना कब हुई? 2011 में। उस समय जिस व्यक्ति के कच्चा आवास था या वो आवासहीन था, ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो योजना लाई गई। अब ये जो योजना है, इस योजना में देखो क्या क्या लाभ जो व्यक्ति को दिए जाते हैं, पात्र व्यक्ति को। तो सबसे पहले 1,20,000 रुपए उनको मिलते हैं आवास के लिए, आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए, तो ये एक साथ मिल जाते हैं। 3 किस्तों में अलग अलग 1,20,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में 90 दिवस का रोजगार मिलता है उनको नरेगा के तहत। 90 दिवस किस में मिलते हैं? नरेगा में, 90 डेज। और 12,000 रुपए इनको दिए जाते हैं किस चीज के? शौचालय के। 90 दिवस का रोजगार कैसे है कि इनका ही जो परिवार है, उनके परिवारजनों के जो है वो नाम भरे जाते हैं और उनके खाते में जो है वो 90 डेज की जो राशि है वो नरेगा की इनके खाते में आते हैं। वो अपने ही घर पे काम करते हैं लेकिन वो नरेगा से काउंट होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो लाभ है वो पीएम आवास योजना के तहत इनको दिए जाते हैं। तो आपको इन तीनों लाभों को याद रखना है। सेक 2011 के तहत उनकी का चयन का आधार है और आवास उपलब्ध करवाया जाता है। आवास के साथ साथ शौचालय भी उसको बनाना होता है और उसके लिए अलग से उसको 12,000 रुपए का प्रावधान किया गया। फिर अगली स्कीम आती है MLALAD, विधायक क्षेत्रीय विकास योजना। विधायक क्षेत्र विकास योजना, देखिए प्रत्येक जो विधायक है उसको अपने क्षेत्र में विकास करवाने के लिए सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए का फंड जो है वो प्रति वर्ष, हर साल 5 करोड़ रुपए का फंड जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। अब इस 5 करोड़ रुपए में से वो आवश्यकता के अनुसार उस फंड का जो है उपयोग करता है और अनुशंसा करता है। अनुशंसा किसको करता है? अनुशंसा करता है जिला कलेक्टर को। किसको करता है? जिला कलेक्टर को। ये जो राशि होती है, ये जो फंड होता है, वो जिला कलेक्टर के पास होता है। विधायक महोदय द्वारा अनुशंसित होने के बाद में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो है वो इसकी क्या निकाली जाती है? FS निकाली जाती है, वित्तीय स्वीकृति निकाली जाती है। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आधारभूत संरचना का विकास इसमें किया जाता है। 5 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। अब ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो MLA साहब को जो पैसे प्राप्त होते हैं उसमें से 20% राशि जो होती है वो SC ST के विकास के रूप में खर्च करना अनिवार्य होती है, उसमें से 20% को, ठीक है। और उसके साथ साथ 20% के जो कार्य हैं वो पुराने कार्यों को, 20% राशि पुराने कार्यों का मरम्मत और उनकी नवीनीकरण के लिए भी वो खर्च कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से एक स्कीम होती है MPLAD, ठीक है। तो जैसे ये विधायक क्षेत्र विकास योजना, तो ये होगी सांसद क्षेत्र विकास योजना। ये क्या होगी? सांसद क्षेत्र विकास योजना। अब इसमें क्या होता है कि अपने राजस्थान की अगर हम बात करें तो 25 तो सांसद लोकसभा के और 10 हो गए किसके? राज्यसभा के। तो टोटल 35 सांसद हैं अपने यहाँ से, और ये 35 जो सांसद हैं उनको प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब इस 5 करोड़ रुपए में कौन आदमी कहाँ खर्चा करेगा, उसकी चीज ये है कि जो राज्यसभा संसद है, राज्यसभा जो सदस्य है, सॉरी, वो संपूर्ण राज्य में खर्चा कर सकता है। देखिए राज्यसभा सदस्य राज्य का होता है, जैसे अपने यहाँ से 10 है ना, तो वो किसी क्षेत्र विशेष के नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए है, तो वो पूरे राज्य में वहां से अपना खर्चा कर सकते हैं। जो अन्य जो अपने क्या बोलते हैं लोकसभा से जो है वो अपने क्षेत्र में खर्च, उनका जो क्षेत्र है
लोकसभा वालों का उस अपने अपने क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई पाली क्षेत्र से है, ठीक है, कोई जोधपुर से है, अलग अलग क्षेत्र बने हैं लोकसभा क्षेत्र, तो अपने क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उनका जो बजट है वो अन्य क्षेत्र में भी खर्च करना होता है। तो अगर गंभीर प्राकृतिक आपदा हो, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ऐसी गंभीर प्राकृतिक आपदा अगर आ गई है, तो 1 करोड़ रुपए तक का जो खर्चा है ना, 1 करोड़ रुपए तक का वो अपने क्षेत्र से बाहर भी कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए तक का जो खर्चा है वो अपने क्षेत्र से बाहर भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है कि ये जो परिसंपत्ति क्रिएट होती है, ये जो परिसंपत्ति इस पैसे से बनती है, उसका स्वामित्व सरकार का होता है, विधायक का नहीं होकर किसका होता है, सरकार, यानी वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ती है। अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है कि कितने जिलों में है, तो 3 जिलों में यह संचालित हो रही है। मेवात, मेव जाति बाहुल्य जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है। तो जिसमें पहले अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग, ये जो 3 जो क्षेत्र है, इनके जो 14 ब्लॉक और 807 गांव में ये योजना संचालित की जा रही है। कौन कौन से? अलवर जिला, खैरथल, तिजारा और डीग, 3 जो जिले हैं उनकी 14 ब्लॉक, 14 पंचायत समितियां और 807 गांव जो है उनमें ये योजना संचालित की जा रही है। सबसे पहले 1986-87 में इसको प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि वहां पे जो आवश्यक आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी विकास करना और साथ ही साथ उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 जिलों में है, कौन कौन से? अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग, और 14 ब्लॉक और 807 गांव। अगर 2024-25 के बजट को हम देखें, 24-25 का जो बजट अभी जारी हुआ है उसमें इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना के लिए कितने का प्रावधान किया गया? 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया। याद रखना है 2024-25 के अंदर, पिछले में 23-24 में 40 करोड़ का था, अब की बार उसको 10 करोड़ और बढ़ाया और 50 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया। अगला है, अगली योजना है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए जो राजस्थान के, जो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जो सीमावर्ती जिले हैं, उन सीमावर्ती जिलों के अंदर विकास कार्य को गति देने के लिए 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ये कभी स्टार्ट हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो इसकी शुरुआत की गई। इसे BADP योजना की क्या की गई? शुरुआत। तो अगर पूछा जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से ये जब अपने 5 ईयर स्कीम चलती थी तो उस टाइम इसको शुरुआत किया गया। अब ये क्या है? ये केंद्र प्रवर्तित स्कीम है और गृह मंत्रालय जो है ना इसका नोडल है। इसको कौन संभालता है? गृह मंत्रालय। सेना से संबंधित कार्य है तो गृह मंत्रालय संभालता है। इसमें क्या होता है कि जो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, उनमें आधारभूत ढांचे का विकास और इसके साथ साथ वो सीमावर्ती आबादी है उसमें सुरक्षा की भावना पैदा करना, कि उनको ये लगे कि नहीं हम जो है वो सुरक्षित हों। तो ये भावना पैदा करने के लिए जो है वो राजस्थान के अंदर ये स्कीम 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। अगर इसकी स्कीम की हम बात करें तो ये 5 जिलों में अभी ये संचालित हो रही है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। पहले 4 जिलों में थी और अब एक नया जिला बन गया, कौन सा? अनूपगढ़, गंगानगर से। तो नए जिले की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट हो जाता है कि हमें इसको याद रखना है। इन 5 जिलों की 16 पंचायत समितियों में 16 ब्लॉक जो है उसके अंदर ये स्कीम संचालित की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जिले और 16 ब्लॉक इसके अंदर इस योजना के तहत कार्य हो रहा है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगली स्कीम है अपनी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, देखिए पहले ये जो योजना थी इस योजना का नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना इस योजना का पुराना नाम था, ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि फरवरी 2020 में इसका नाम बदल दिया और फरवरी 2020 में इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया क्या?
महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, तो पहले गुरु गोलवलकर थी, अब हो गई क्या, महात्मा गांधी। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, जैसा कि इसके नाम से जुड़ा है, तो जन सहभागिता बढ़ाना, कि जो सरकारी कार्य हैं, जो कार्य जो हो रहे हैं, उनमें जनता की सहभागिता बढ़ाई जाए। तो इसके अंदर जो है वो लोगों से कुछ पैसा लिया जाता है, जैसे 10% और 30%, दो रेशियो इसमें आते हैं। अगर शमशान की चारदीवारी से संबंधित कार्य है तो वो किस में आता है, 10% जन सहयोग लिया जाता है, और अन्य कार्यों के लिए 30% जन सहयोग इसमें लिया जाता है। ये इसका जो फंड है वो राज्य से सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। स्टेटमेंट में आ सकता है, ध्यान रखिए, केवल ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के लिए ये योजना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये योजना शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू की गई है। ठीक है, इसमें अगर शमशान और कब्रिस्तान के अंदर चार दीवारी बनानी है तो 90 और 10 का रेशियो है, यानी 90% सरकार देती है और 10% कहां से आता है, सीधा जन सहभागिता से आते हैं। 90-10 का रेशियो है। और अगर अन्य कार्य हैं तो 70-30 का रेशियो है, 70% सरकार देती है और 30% कहां से आएगा, जन सहभागिता से आएगा। 30% कहां से लाना है, जन सहयोग से लाना है। ठीक है, और कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें 40% SC/ST के लोग रहते हैं, 40% SC/ST के लोग रहते हैं, तो ये 70-30 का जो रेशियो है वो 80-20 का हो जाएगा। याद रखना है, शमशान और कब्रिस्तान की अगर चार दीवारी का निर्माण कार्य है तो 90 और 10 का है। अगर मान लीजिए और दूसरा कार्य है तो 70-30 का है। अगर वो क्षेत्र 40% SC/ST का है तो फिर कितना होगा, 80-20 का। ये रेशियो याद रखें। एक ये याद रखें कि इस योजना का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम इसका था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान आना चाहिए अपने को कि डांग क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चंबल नदी का जो बीहड़ युक्त क्षेत्र है, चंबल नदी का बीहड़ वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। जैसे जो दस्युग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ मतलब डाकू रहते हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर विकास, उनका विकास और उनके अंदर सुरक्षा, दोनों चीजों की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए जो सरकार के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, अब इस स्कीम को 2005-6 में चलाया गया था। तो जो डांग क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं उन जिलों के अंदर ये स्कीम प्रवर्तित है। तो आप देख लो कि जो अपना पूर्वी राजस्थान है, ये जो अपना राजस्थान है, ठीक है, तो इसका ये जो पूर्वी क्षेत्र है, बस ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ जो 9 जिले हैं वो 9 जिले किस में आते हैं, डांग क्षेत्र में आते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो इस चंबल नदी का जो क्षेत्र है जिसमें 9 जिले हैं, और ये जो क्षेत्र है पूरा उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा जंगल है, और इसलिए ये जो है वो दस्युग्रस्त है, डाकू का ठिकाना बना हुआ है। तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए 2005-6 में ये स्कीम चालू की गई। 2005-6 में ये स्कीम जो है वो चालू की गई। कितने जिलों में, 9 जिलों में चालू की गई। और अगर हम बजट की बात करें, अगर हम बजट 2024-25 की बात करें, बजट 2024-25 की अगर हम बात करें, तो इस योजना के लिए जो है वो 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। किस योजना के लिए, जो डांग क्षेत्र विकास योजना है उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें जिले देखेंगे अपन, जिले 9 कौन कौन से हैं, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 4 जिले तो कौन से हो गए, हड़ौती वाले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 4 जिले ये हो गए, सीधी सी बात याद रखनी है। और सवाई माधोपुर से एक नया जिला बन गया, कौन सा, गंगापुर सिटी। हड़ौती के 4 जिले और मत्स्य संख्या अलवर को निकाल के उसकी जगह सवाई माधोपुर डाल लो। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इसके साथ साथ भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर से नया जिला कौन सा बना, गंगापुर सिटी, इसलिए एक हो गया गंगापुर सिटी। तो ये जो 9 जिले हैं उनके टोटल 2192 गांव, 9 जिलों के टोटल 2192 गांव जो है वो इसमें शामिल किए गए। ठीक है, और जैसा कि अपन ने बात कर ली कि 50 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया।
अब अगली आती है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देखिए मगरा का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनको पता है, वहां सामान्य भाषा होती है मगरा। मगरा मतलब होता है पहाड़ी या पहाड़ क्षेत्र जो है उसको कहते हैं मगरा। ठीक है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें विकास के लिए जैसे डांग क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे बॉर्डर क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे मेवात क्षेत्र के विकास के लिए ये क्षेत्रीय स्कीमें हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। अब मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो एक एरिया, एक क्षेत्र होता है, देखो हम अलग से लेते हैं। राजस्थान में टीएसपी जो क्षेत्र है, टीएसपी क्षेत्र है वो भी पूरा का पूरा मगरा वाला पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो फिर उसमें क्यों नहीं। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि टीएसपी क्षेत्र के अतिरिक्त जो मगरा क्षेत्र है उन जिलों में जो है वो सरकार के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए, याद ध्यान रखना, टीएसपी क्षेत्र के अतिरिक्त, टीएसपी के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उन जिलों में जो है वो विकास के लिए सरकार के द्वारा मगरा क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई। कौन सी? मगरा क्षेत्र विकास योजना, मगरा क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, अब ये जो मगरा क्षेत्र विकास योजना है ये कौन कौन से जिलों में संचालित होती है, तो टीएसपी के बाहर जो जिले हैं, टीएसपी के बाहर ऐसे जिले हैं जहां पे पहाड़ है, जैसे ब्यावर नया जिला बना है, फिर उसके बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, राजसमंद, इन 6 जिलों के अंदर, इन 6 जिलों के अंदर जो है ना वो ये स्कीम संचालित होती है। अब देखिए ये उदयपुर में भी तो मगरा क्षेत्र है, लेकिन उदयपुर किस में आता है? टीएसपी में आता है। तो टीएसपी इसके बाहर के जो जिले हैं, जो 6 जिले राजस्थान के हैं, उसमें 2005-6 में ये स्कीम शुरू की गई। 2005-6 में स्कीम शुरू की ताकि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का विकास किया जा सके। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत बजट 2024-25 में कुल 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। कितने करोड़ का? यानी सभी जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं, तो प्रत्येक योजना के लिए सरकार के द्वारा, सभी क्षेत्रीय योजनाएं हैं तो प्रत्येक योजना के लिए सरकार के द्वारा 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगली है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि। एक बार आप याद रख लें थोड़ा सा कि प्रश्न यह आ सकता है कि राजस्थान की क्षेत्रीय विकास योजना, क्षेत्रीय विकास योजना की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है? राजस्थान की क्षेत्रीय विकास योजनाएं कौन कौन सी है? तो क्षेत्रीय विकास योजना में पहली जो जिस योजना की हमने बात करी थी क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत, वो है मेवात क्षेत्र विकास योजना। आपको नाम भी याद रखने हैं क्योंकि मेंस के अंदर जो है ना, मेंस में डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मेवात क्षेत्र विकास योजना। फिर दूसरी थी वो थी अपनी सीमा क्षेत्र विकास योजना। तीसरी योजना की अगर हम बात करें तो तीसरी थी अपनी डांग क्षेत्र विकास योजना। चौथी योजना की अगर हम बात करें तो चौथी थी मगरा क्षेत्र विकास योजना। बस यही थी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है वो स्कीमों की हमने बात की। अब आपको इन पे पूरा डिटेल में जो है ना अपने को प्रत्येक चीज याद होनी चाहिए कि कौन सी योजना कब जो है वो शुरू हुई। तो शुरू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरू हुई थी ये 1986-87 में। और इसकी बात करें सीमा क्षेत्र की तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। अगर डांग क्षेत्र की बात करें तो 2005-6 में, और मगरा क्षेत्र भी 2005-6 में शुरू हुई। ठीक है,
ये जो मेवात क्षेत्र विकास योजना है, तो मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 9 जिले आते हैं इसमें, ठीक है, सॉरी 9 जिले नहीं, इसके अंतर्गत जिले आते हैं। मेवात क्षेत्र विकास योजना जो है इसके अंतर्गत कुल मेवात क्षेत्र विकास योजना अलवर, सॉरी नाम नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पे, 3 जिले इसमें आते हैं। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। डांग क्षेत्र में आते हैं 9 जिले और मगरा क्षेत्र में आते हैं 6 जिले, ठीक है। और अगर बजट की हम बात करें तो 50 करोड़ का जो प्रावधान है वो बजट 2024-25 में, 2024-25 का जो बजट है उसमें 50 करोड़ का प्रावधान इन सभी योजनाओं के लिए, प्रत्येक योजना के लिए 50-50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट में हम लेते हैं मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि, देखिए जो जिला होता है उस जिले में अगर कोई इनोवेशन होता है, किसी इनोवेशन के लिए या जिले की परिस्थितियों के अनुसार कोई खर्चा करना होता है, तो उसके लिए एक निधि होती है जो जिला कलेक्टर के पास में होती है। ये क्या करते हैं कि नवाचारों का समावेश करते हुए विकास में समरूपता के लिए इसका उपयोग करते हैं, कि जो नवीन जो विचार हैं, जो नवाचार है, उनको इंक्लूड करते हुए विकास जो है उसको एक रूपता मतलब संतुलित विकास किया जा सके, उसके लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि का प्रयोग किया जाता है। अगली है सीएम क्षेत्रीय विकास योजना। देखिए एमएलएड हो गया, हमने बात करी, उसके बाद में एमपी लेड हो गया, लेकिन फिर उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्र ऐसा रह जाता है जहां पर वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए सीएम क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की गई वर्ष 2022 में। तो सीएम क्षेत्रीय विकास योजना में क्या होता है कि अगर सीएम को लगता है, मुख्यमंत्री महोदय को लगता है कि कोई क्षेत्र ऐसा है जो आज भी पिछड़ा हुआ है और वहां विकास की आवश्यकता है, तो दूरस्थ और जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास के लिए वो इस योजना के तहत वहां पे फंड लगा सकते हैं। और इस योजना की जो कुल फंडिंग है वो कितनी है? 100 करोड़ रुपए। आपको याद रखना है, दूरस्थ और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास के लिए जो है वो 100 करोड़ रुपए के फंड से सीएम क्षेत्रीय विकास योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं, ये ग्रामीण विकास की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे पंचायती राज की बात करेंगे। तो पंचायती राज में देखिए सीधी सी बात है कि 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव जो नागौर का था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। वर्तमान में देखें ये मोस्ट चीज है कि ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो 11,208, अलग अलग जगह अलग अलग संख्या मिलती है, अलग अलग जगह अलग अलग संख्या मिलती है, लेकिन ये जो है, ये जो डेटा है वो आर्थिक सर्वेक्षण का, आर्थिक समीक्षा का है, जो राजस्थान सरकार की है, जो राजस्थान सरकार का ऑथेंटिक प्रूफ है, जिसका प्रस्तुतिकरण जो है वो एफआरबीएम एक्ट के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? एफआरबीएम एक्ट के तहत बजट से एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो है वो चैलेंजेबल है और ये जो डेटा है ना वो फैक्ट है। हमें 11,208 ही लिखना है पूछा जाए तो। क्यों लिखना है? क्योंकि राजस्थान सरकार ने ये बात कही, राजस्थान सरकार ने अपने बजट में ये बात लिखी है, एफआरबीएम एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है, ठीक है। 365 पंचायत समितियां हैं और 33 जिला परिषदें जो है वो राजस्थान में है। तो 11,208 आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें संवैधानिक दर्जे की, तो 2 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 9वीं अनुसूची जो है इसके तहत इसमें प्रावधान किए गए। अगर इनकी शक्तियों की हम बात करें तो अनुच्छेद 243G पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे, तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि पंचायती राज जो है वो उसमें किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या पावर्स दिए गए हैं, किस अनुच्छेद के तहत संरचना है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो 243G जो है इसके तहत इसमें शक्तियां प्रदान की गई है। अब है अपना 15वां वित्त आयोग। देखिए अनुच्छेद 280 भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक गठन करेंगे, किसका? वो करेंगे गठन किसका? वित्त आयोग का, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेंगे। केंद्रीय वित्त आयोग का क्या करेंगे?
गठन करेंगे। तो इस तरह से गठन करते करते अभी वर्तमान में जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 15वां चल रहा है। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो एन के सिंह अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो 15 वित्त आयोग की अवधि जो है वो 2021-22 से लेकर 2025-26 5 साल की है। यह आयोग क्या करता है कि जो केंद्रीय जो कर हैं उनमें राज्यों को कितने पैसे देने हैं, आवंटन करना है, उसकी सिफारिश करता है। और इसके साथ साथ जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए भी आवंटन के लिए अनुशंसाएं करता है। तो ये जो है इसने अपने 41% जो है वो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुशंसा की। पहले 42% करी थी, लेकिन बाद में 1% जम्मू कश्मीर के लिए अलग कर दिया। और इस तरह से टोटल जो है वो कितने परसेंट की कर दी, 41% की अनुशंसा इन्होंने करी है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो पैसा दिया जाएगा जो पंचायती राज संस्थाओं को 5, 20, 75 में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, 5, 20 और 75 में। 5, 20, 75 का मतलब क्या है, देखिए पंचायती राज त्रिस्तरीय अपन ने बात करी। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज है तो सबसे पहले जो ऊपर देखें तो जिला परिषद है। फिर अगर अपन सेकंड देखते हैं तो पंचायत समिति है। और थर्ड देखते हैं तो ग्राम पंचायत है। ये 3 स्तर है पंचायती राज के। 15वां जो वित्त आयोग है, एफएफसी जिसको बोलते हैं, वो क्या कह रहा है कि इनको जो फंडिंग की जाएगी, इनको जो फंड आवंटन किया जाएगा वो फंड 5, 20 और 75 में किया जाएगा। 5, 20, 75 का मतलब क्या होगा कि 5% तो जिला परिषद को मिलेगा, 20% पंचायत समिति को मिलेगा और 75% राशि जो है वो सीधी किसके खाते में हस्तांतरित की जाएगी, ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तांतरित की जाएंगी। हालांकि जो पंचायत समिति और जिला परिषद है ये भी वो राशि अंततः किसको हस्तांतरित करेंगी, ग्राम पंचायतों को ही करेंगी, लेकिन उन कामों की सिफारिश जो है वो जिला परिषद और पंचायत समिति के द्वारा की जाएगी। तो आई समझ में कि टोटल जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए आवंटन किए जा रहे हैं तो 100 रुपए में ये रेशियो रहेगा 5, 20 और 75, ये जरूर याद रखना है। इसके साथ साथ जो एफएफसी है, 15वां वित्त आयोग है, उसकी जो राशि है वो 2 किस्तों में आती है अलग अलग। एक को कहते हैं टाइड और एक को कहते हैं अनटाइड। अनटाइड जो है उसको जैसे सीसी रोड वगैरह आदि कार्यों में अपन खर्च कर सकते हैं, अन्य कार्यों में। लेकिन टाइड जो है ना उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। टाइड के 2 भाग कौन कौन से, एक तो पेयजल के लिए खर्च किया जा सकता है और दूसरा खर्च किया जाएगा किसके लिए, स्वच्छता के लिए। पेयजल और सैनिटेशन, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। टाइड जो है बंद अनुदान जिसको बोलते हैं वो इसमें खर्च किया जाएगा और अनटाइड अनुदान है वो अन्य कार्यों में खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अपना 15वां वित्त आयोग। अगला है राज्य वित्त आयोग। अभी वर्तमान में जैसे देखिए केंद्र में 15 वित्त आयोग है, उसी तरह से अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 243I और 243Y, ये 2 अनुच्छेद हैं जो इस चीज का प्रावधान करते हैं कि राज्य के लिए एक वित्त आयोग होगा, राज्य के लिए एक वित्त आयोग होगा। अब 243I तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है और ये करता है नगरीय निकायों के लिए। वाई किसके लिए करता है, नगरीय निकायों के लिए। कि जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए एक वित्त आयोग होगा और वही उसका भी गठन हर कब कितने साल में किया जाएगा, 5 वर्ष में इसका गठन किया जाएगा। तो वर्तमान में राजस्थान में 6ठा चल रहा है, एसएफसी 6 जिसको हम बोलते हैं, 6ठा वित्त आयोग जो है वो चल रहा है। और आप RS 2023 का जो है ना अभी जो मेंस हुआ है उसका पेपर उठा के देख लेना, डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा गया है कि एसएफसी 6 की अनुशंसाएं क्या है, एसएफसी 6 की ने क्या क्या अनुशंसाएं की है, इसकी अनुशंसा पूछी गई थी। 10 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है स्पेशल आरएस के लिए, कि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे को तो हमें अच्छी तरह से तैयार करना ही करना है। अगर आप आरएस बनने का सपना देखते हैं, अगर आप ये सोचते हैं
कि आप आरएस की एग्जाम दें, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को कंठस्थ याद करें। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछा गया है। तो 243 आई और 243 वाई के तहत जो है वो ये गठन किया गया। अब अगर हम जैसे देखें कि एफएफसी ने 41% की अनुशंसा की, इसने कहा 6.75%। राज्य का जो स्वयं का कर राजस्व है, हमने बजट पढ़ा ना, बजट में हमने पढ़ा ना स्वयं का कर राजस्व, राजस्व प्राप्ति का एक माध्यम बताया था, आप अच्छी तरह से देख सकते हो उसको अपने पिछले जो बजट वाला वीडियो उसमें। तो उसमें से ये कहा कि 6.75% जो है वो किस में से दिया जाए, किनको दिया जाए, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को दिया जाए। अब 5, 20 और 75 का रेशियो यहाँ रखना है। ये वही बात है जो अपन ने पीछे बात करी थी ना, यहाँ पे ये जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायत को 75%। एफएफसी भी यही कहता है और एसएफसी भी यही कहता है कि यही रेशियो दोनों में अपने को रखना है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार पंचायत और नगर निगम को 24.90 और 75। अब ये देखिए बहुत मोस्ट चीज हो जाती है, यह आपको याद रखना क्योंकि ज्यादा चांस इसके हैं पूछे जाने के, कि जो राशि प्राप्त होगी वो 2 भागों में बटेगी। जैसे कोई भी राशि है उसके 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक जाएगी पंचायत को और दूसरी राशि जाएगी किसको, नगर पालिका या नगर निकाय को, जिसमें नगर निगम भी आ गए, नगर परिषद भी आ गई, सब आ गई। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि एसएफसी 6 जो है उसने रिकमेंडेशन करी है। क्या रिकमेंडेशन करी है, सबसे पहले तो हमने अभी यहाँ पढ़ा है रिकमेंडेशन का कि 6.75% जो राशि है वो 6.75% राशि जो है वो दी जाएगी। अब इस जो 6.75% राशि दी जाएगी उसके लिए 5, 20 और 75 3 कैटेगरियां होंगी। 5% जिला परिषद को दी जाएंगी, 20% पंचायत समिति को दी जाएंगी और 75% ग्राम पंचायतों को दी जाएंगी। ठीक है, ग्राम पंचायत और नगर निकाय को। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये राशि है ये कह रहे हैं कि 2011 की तो जनगणना को आधार बनाया जाएगा। 2011 की जनगणना को आधार बना के जो टोटल राशि होगी उसका 75.10% जो है वो तो दिया जाएगा, सॉरी 75.10% तो दिया जाएगा पंचायती राज को, ये तो पंचायती राज को, और इनको दिया जाएगा 24.90%। ये डेटा याद रखना, ये मोस्ट है कि एसएफसी 6 ने जो अनुशंसा की है उसमें 75.10% तो जाएगा पंचायती राज को और 24.90% इनका रेशियो जो है वो हमें याद रखना है। 24.90% जो है वो जाएगा किसको, नगर निकाय को जाएगा। अगली हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। देखिए 24 अप्रैल 1993 को जो है वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो पंचायतों को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला, मतलब 73वां संविधान संशोधन जो है वो स्वीकृत हुआ। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, इसलिए उस दिन को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर इस दिन जो है वो पंचायती राज में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। आपको सिर्फ इसमें यह याद रखना है कि 3 पंचायत समितियों को, 3 जिला परिषदों को और 3 ग्राम पंचायतों, देश की प्रत्येक जो अपना है 3 पंचायत समिति आएंगी, मतलब 3-3-3 आंकड़ा है इसमें। दूसरा है ग्राम स्वराज ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। संपूर्ण भारत की 3 ग्राम पंचायतें जिन्होंने ऊर्जा स्वराज के रूप में, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अच्छा कार्य किया है, उनको इसमें पुरस्कृत किया जाता है। और अधिकतम 3 ग्राम पंचायतों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। किस लिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने के लिए, कि उन्होंने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दिया। और एक पुरस्कार होता है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, ये भी 3 पंचायतों को दिया जाता है। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, ये भी 3 ही पंचायतों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना ये पंचायती राज का ये अब जो अपना टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम जो उपस्थित होंगे।